जा रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो ये तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है मुझे बताइए, तो अध्ययन शब्द में सातु अधि उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? सातु अधि उपसर्ग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम आपसे बहुत पूछा जाता है सातु, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? मैं कहूंगा कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा और कृतज्ञ का विलोम पूछा जाए तो कृतज्ञ आपको बताना है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। ये चारों शब्द हैं, जैसे कि जाना, देवता, सुंदर, कौन, इसमें विशेषण शब्द क्या है? देखिए, जो शब्द किसी की तारीफ बताए, तारीफ कहें या बुराई कहें या किसी के बारे में बताए साथियों, वो आपका विशेषण शब्द होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सुंदर औरत, तो औरत के बारे में ये बता रहा है कि भाई औरत सुंदर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक विशेषण शब्द हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, जय हिंद सभी को। आंसर आप लोग देते जाइए, मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आना चाहिए। एक शब्द यहाँ पर दे रखा है बुभुक्षा, इसके लिए आपको बताना है कौन सी लाइन सही होगी। भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, टुकड़े 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 किया हुआ को बुभुक्षा कहते हैं, या भलाई चाहने की इच्छा को या भूख से पीड़ित को मैं कहूंगा भोजन करने की इच्छा को ही बुभुक्षा कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, संकीर्ण यहाँ पर शब्द दे रखे और इसका आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा मैं कहूंगा, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए विस्तीर्ण होगा साथियों, संकीर्ण का विलोम। आंसर 7वें नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि तैरकर पार होने की, आपसे कह रहे हैं कि तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? इसको तितीर्षु कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, रेखांकित शब्द का तत्सम आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि बंदर का तत्सम मुझे बताइए। बंदर एक तद्भव शब्द है, इसको तत्सम में पता क्या कहते हैं? इसको वानर कहा जाता है। तो वानर अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। तो अंचल का, रजत का आंसर आ रहा है, स्माइलिंग का, डीसीए कुमारी का, कन्हैया का, काव्या का, समीर का आंसर आ रहा है, तो विशाल का, अनुपमा का। सभी लोग आंसर देते जाइए साथों, जैसे सवाल आपके सामने है तुरंत आपको आंसर देना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं थोड़ी ना अव्यय है, यहां पर वहां पर जो शब्द है वहां, ये आपका एक अव्यय शब्द होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों, यहां पर ये तो सवाल अभी हम लोगों ने देखा, बंदर का तत्सम क्या होता है साथियों? वानर होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ये भी हो चुका है साथियों। अगला देखिए कि हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखता है। आपसे कह रहे कि उधव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। अब इसमें देखिए रस आपको बताना है कौन सा रस है। मुझे ये देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया है सुंदर, सुंदर शब्द आ गया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है साथियों, वीर रस नहीं होगा, करुण नहीं होगा, हास्य नहीं होगा, यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। तो ऐसे आप लोग कहीं ना कहीं शब्दों से पहचाना करिए अगर रस वाला सवाल आ जाए, रस आपसे पूछा जाए। मोहन में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बस इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे निम्नलिखित में से कोष्टक चिन्ह बताइए। क्या आपसे कहा जा रहा है कोष्टक चिन्ह क्या होता है? कोष्टक चिन्ह साथियों ये ब्रैकेट होता है। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? ब्रैकेट होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? वधु का तो वधुएं हो जाता है, घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के हो जाता है, लेकिन प्राण का आपने नहीं सुना होगा, प्राणे होता है। प्राण हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सकर्मक, सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको पहचानना है। क्या आप जानते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की ट्रिक? देखिए, कशिश हंस रही है, हंसना एक अकर्मक क्रिया है। सूरज उग रहा है ना, ये भी आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चिड़िया उड़ रही है, तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सीता वीणा बजा रही है, बजा रही है, क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताने कि लक्ष्मण कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ऐसे, ऐसे या साथियों ऐसे। तो आपका जवाब जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आना चाहिए, यानी कि लक्ष्मण जैसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में कारक कौन सा है? देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ और पत्ते का पेड़ से क्या हुआ? अलगाव हुआ। और यहाँ पर शब्द आ रहा है से, यानी कि अगर वाक्य में से आ जाए और अलगाव पैदा हो रहा हो वहां पर, तो हमेशा वहां पर अपादान कारक होता है। बस ये छोटी सी चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों, क्योंकि इस टाइप का एक सवाल आएगा। एक वाक्य आपको दे रखा होगा, कारक पूछा जाएगा, 2 शब्दों का अगर अलगाव पैदा हो और से लगा हो तो कारक लगा देना, अपादान कारक लगा देना, बस सातु नंबर आपके पक्के। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहली बात तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें सातु अयादि संधि है। लेकिन अगर बात करते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें पौ धन अक, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? यानी कि दांतों तले उंगली दबाना। यह आपने बहुत बोला होगा, बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत लिखा होगा। दांतों तले उंगली दबाने को कहते हैं खुश होना, गरीब होना, आश्चर्य करना। बिल्कुल साथियों, आश्चर्य करने को कहा जाता है दांतों तले उंगली दबाना। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार साथों यूपी के एग्जाम में आता है। आपको ध्यान रखना है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, लिपि। लिपि क्या होती है साथियों? लिपि का मतलब क्या होता है? वर्ण लिखने की कला को लिपि कहते हैं, भाषा के अर्थपूर्ण रूप को लिपि कहते हैं, ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप। बिल्कुल साथियों, ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे कि मैंने बोला आ बोला ना,
तो आ क्या है, एक ध्वनि चिन्ह है, तो मैंने इसको लिखित रूप दे दिया आ, तो ये आपका लिपि हो गई। तो ऐसे करके साथियों होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? क्या प्रेरणार्थक क्रिया की ट्रिक मैं आपको बता दूं साथियों, और ऐसा सवाल आए तो बहुत आराम से कर लो। प्रेरणार्थक क्रिया होती है खुद काम ना करना, मतलब खुद राजा महाराजाओं की तरह करना, खुद राजा बन जाना और किसी अपना काम किसी दूसरे से करवाने को ही कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस वाक्य में ऐसा दिखे कि भैया इसमें मेन आदमी खुद काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से काम करवा रहा है, तो वही वाक्य आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगा। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ये खुद सोया है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, यानी कि सीता रानी है, सीता राधा से काम करवा रही है, पत्र पढ़वा रही है, तो इसमें ही आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सोहन ने खाना बनाई, इसमें खुद सोना खाना बना रहा है, मुझे पढ़ने दो, वो खुद पढ़ रहा है, तो इसमें से नहीं साथियों। क्यों, कब, कौन, कौन से सर्वनाम के उदाहरण, यानी कि क्यों कब क्या है, तो ये अनिश्चयवाची सर्वनाम थोड़ी ना, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, क्यों, क्यों गए थे तुम वहां, कब गए थे तुम वहां, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों। ये भारत भारती के रचनाकार कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो इसके रचनाकार मैं कहूंगा मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त आपके सवाल का जवाब होगा। कह रहे कि त्यागपत्र एक उपन्यास है, ये किसकी रचना है साथियों, तो त्यागपत्र एक उपन्यास है, मैं कहूंगा ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो जैनेन्द्र कुमार आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सदय का विलोम क्या हो सकता है, तो सदय का विलोम अदय थोड़ी ना होता है, प्रदय भी नहीं होता है, विदय भी नहीं होता है साथियों, निर्दय होता है, यानी कि सदय का विलोम क्या होगा, निर्दय होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। कहा जा रहा है कि मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया के लिए एक शब्द क्या होगा, मृत्युंजय, शक्तिशाली, अजर या अविनाशी। मैं कहूंगा मृत्युंजय कहा जाएगा, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, उसको मृत्युंजय कहा जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, महत्व विशेषण शब्द है, लाघव है, लघुता, मैं कहूंगा महत जो है साथों ये एक विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है, दुनी यानी कि दो गुनी, चौगुनी यानी कि चार गुनी। तो ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे आप लोग यहाँ पर बता देखिए, बताइए। देखिए समुदाय तो नहीं हो सकता है ना, समुदाय तो साथों नहीं हो सकता, यहाँ पर गणना वाचक आपका हो जाए, क्योंकि एक तरीके से दो गुनी चौगुनी गणना यहाँ पर है, तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम मात्र का बड़प्पन, बड़ा मकान होना, खाने में स्वाद न होना, बड़ी इमारत में दुकान होना, यानी कि नाम मात्र के बड़प्पन को कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि रमेश घर जा रहा है, तो घर का तत्सम क्या होगा, तो घर को घटिका थोड़ी ना कहते, गहन भी नहीं कहते, घट भी नहीं कहते, उसको ग्रह कहा जाता है, तो ग्रह आपके सवाल का जवाब होगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि विस्मय बोधक अव्यय किस वाक्य में नहीं है, तो किस वाक्य में नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि विस्मय बोधक अव्यय आखिर होते क्या है। छी, ऐसा घिनौना काम मत करो, यानी कि अगर किसी वाक्य में छी आ जाए तो वो विस्मय बोधक अव्यय होगा। मैंने कहा कि वहां नहीं जाएगा, बाप रे इतना झूठ, ये आपका विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा। वाह वाह, वाह वाह भी क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक अव्यय हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी वाले की बात करते हैं, मैंने कहा कि वहां नहीं जाएगा, ये आपका विस्मय बोधक अव्यय नहीं है इस वाक्य में, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर साथों कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है, रेखांकित शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं साथों, इसमें संज्ञा आपको बताना है, हिमालय के बारे में संज्ञा आपसे पूछी जा रही है। देखिए एक बात मैंने आपको ये बताई थी, अगर दुनिया में किसी का भी नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम आ जाए, लड़के का, लड़की का, आदमी का, औरत का, तो वो क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी बात ये भी बताता हूं कि अगर किसी नदी का नाम आ जाए, जैसे कि गंगा यमुना सरस्वती नदी आ जाए, तो वो भी व्यक्तिवाचक होगा। किसी पर्वत का नाम लिखकर आ जाए तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अब लौ नसानी अब ना नसो हो, इस पंक्ति में कौन सा रस है, अब लौ नसानी अब ना नसो हो, तो इसमें सातु शांत रस है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आखिर आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से लाघव चिन्ह मुझे बताइए कौन सा होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर डी में, यही लाघव चिन्ह होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य इसमें से कौन सा है, तो प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं, वह दाता है, देवराज अत्यंत वीर है, प्रेम तुम्हारे मामा है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लड़का आया है, प्रेम तुम्हारे मामा है, यहाँ पर दो लोग आ गए हैं, प्रेम आ गया है और हरि आ गया है, तो ये आपका बहुवचन वाला वाक्य हो जाएगा। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए वात्सल्य रस पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, शांत रस भी पाया जाता है, लेकिन भयानक रस नहीं पाया जाता है सूरदास के पदों में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है, तो मैं कहूंगा अपना उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो सारस है क्रॉन्च
कौन है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सिंह को, घोड़े को, बाघ को, हाथी को? मैं कहूंगा हाथी को कहा जाता है साथियों राष्ट्रीय विरासत पशु। आंसर आपका डी हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि चंदन राज्य वृक्ष है, यानी कि क्या मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है, पंजाब, राजस्थान का? मैं कहूंगा कर्नाटक का साथियों ये राज्य वृक्ष है। कौन सा? चंदन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपके कमेंट की तरफ साथियों नजर कर रहा हूं। आंसर आप लोग से चाहिए है कि इसका आंसर यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट मुझे बता दीजिए। तो 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर या 21 जून? तो आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ आ रहा है, जो कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष जो संविधान दिवस मनाया जाता है, ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सही जवाब अगर आपने ऑप्शन नंबर ए का कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर पता किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली शुरू की थी? तो इल्तुतमिश आपको ध्यान रखना है, और आपको पहले से मैं कई बार बता चुका हूं, एकता प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने ही की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था आपसे पूछा जाए तो? पूरा देखिए शुरू किसने करवाया था, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, लेकिन पूरा किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका जवाब यहां पर जो होगा वो चितरंजन दास हो जाएगा, क्योंकि किसने? तो मैं कहूंगा चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आपके एग्जाम में सवाल आएगा, आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था आपसे पूछा जा रहा है? 1930 में, 25 में, 22 में या 20 में? तो आपको ध्यान रखना है 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था ये किस शहर में आयोजित किया था? तो 1923 का झंडा सत्याग्रह ये नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह है मुझे बताइए? सूर्य से, अभी मैं देख लूंगा उस क्वेश्चन को, आप कह रहे हैं ना, उसको मैं देख लूंगा अभी। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर जो है वो सातु नेपच्यून है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है ना? पृथ्वी की अभी आपने देखा सूर्य से सबसे ज्यादा दूर ग्रह तो नेपच्यून आपने बताया, और पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह है? तो भी सातु नेपच्यून आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत तो स्वीकार किया गया है? फटाफट मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है सातु, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता की विशेषता संघीय सरकार की है, राज्य सरकार, संघीय सरकार की है। तो संघीय सरकार आपके सवाल के इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? यानी कि भारतीय नागरिकता वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल, पंजीकरण से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल, राज्य क्षेत्र का अगर सम्मिलित अगर वो हो जाता है तो उससे भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में अगर धन जमा कर दोगे साथियों तो वैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो आपको ध्यान रखना है साथियों। जो आपका यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 101वां संविधान संशोधन था साथियों, इसके अंतर्गत ही जीएसटी कर लगाया गया था, वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। आंसर आपका सी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? तो भारत सरकार का भैया कौन सा अंग नहीं है? विधायिका है मैं कहूंगा, है न्यायपालिका है मैं कहूंगा, हाँ कार्यपालिका भी है साथियों, लेकिन मीडिया नहीं है। मीडिया नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, यानी कि 3 दिन में से किसी ना किसी एक शिफ्ट में आपके एग्जाम में ये सवाल बनेगा। और त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो की थी वो कोठारी समिति ने की थी, तो कोठारी समिति आपके सवाल का जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? क्या ये साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंग थी, तीसरी, चौथी, सातवीं? मैं कहूंगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंग थी उद्योगों का विकास। और कहा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी, इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो क्या उनका नाम था साथियों? के.एन. राज उनका नाम था। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहां से लिया गया था? तो साथियों बॉम्बे प्लान से लिया गया था। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार बॉम्बे प्लान से लिया गया था। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान जो है वो सबसे अधिक होता है? तो मैं कहूंगा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होती है ना साथियों, इसका पीएच मान सबसे अधिक होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? देखिए जेरेनियम का फूल है, लाल गोभी के पत्ते हैं, उसके अलावा साथियों पेटोनिया फूल भी है, अजवाइन के फूल नहीं, अब नहीं है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो फॉलिक अम्ल को साथियों पता क्या कहा जाता है? टेरोइल,
ट्रायल ग्लूटामिक अम्ल भी कहा जाता है। ये भी अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। क्यों आंसू आते हैं? क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। कौन से अम्ल को निष्कासित करती है? प्याज सल्फोनिक अम्ल को सातु निष्कासित करती है प्याज, इसलिए प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सातु इसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। यानी कि अगर मैं कह दूं सातु जिसमें जान है वो आपका जैविक घटक होगा, है ना, जैविक घटक होगा। लेकिन अगर मैं कहूं जो बेजानदार चीजें हैं, क्या बेजानदार चीजें हैं, वो क्या होगी? वो आपकी साथियों अजैविक घटक होती हैं, है ना, वो आपकी क्या होती है? अजैविक घटक होती है। तो पवन में जान थोड़ी ना होती है साथियों, तो वो आपकी अजैविक घटक हो जाएंगी। वर्षा में भी जान नहीं होती है, वो भी आपका अजैविक घटक हो जाएगी। और मिट्टी में भी जान नहीं होती, वो भी आपका अजैविक घटक हो जाएंगे। लेकिन पौधे की अगर बात करते हैं तो इसमें तो जान होती है, तो ये आपका जैविक घटक होगी। या इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अजैविक घटक नहीं है ये। तो जब अजैविक घटक नहीं है तो जाहिर सी बात है जैविक घटक होगी। आंसर आपका सी। निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो मैं कहूंगा लंदन में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी, है ना, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ये घटना कब घटित हुई थी? तो 1984 में घटित हुई थी और 3 दिसंबर की डेट थी, यानी कि 3 दिसंबर 1984 को ही भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथों, आपके सवाल का जवाब गुजरात हो जाएगा, क्योंकि गुजरात राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहीं और नहीं बल्कि अपने देश भारत में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है साथियों कावेह मदानी, और कावेह मदानी साहब को ही स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया था? तो पता किस देश की बात चल रही है? अर्जेंटीना देश की बात चल रही है। अर्जेंटीना अभी हाल फिलहाल में WHO से अलग हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा जरूर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम सुदर्शन पटनायक है और इनको ही जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है साथियों वो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आरबीआई द्वारा केकी मिस्त्री को किस बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो आपका जवाब जो होगा साथियों वो HDFC बैंक हो जाएगा। यानी कि अभी आपने देखा था कि HDFC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, तो आरबीआई के द्वारा अब केकी मिस्त्री को HDFC बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कहा जाएगा कि यदि प्लस का अर्थ भाग है। अच्छा, ये सही से टाइप नहीं हो पाए इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया है कि प्लस का अर्थ अगर भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, यानी कि भाग की जगह पर आपको माइनस लिखना है, माइनस की जगह पर आपको गुणा लिखना है और गुणा की जगह पर आपको प्लस लिखना है। तो आपको ये जो चीज दी गई है सातों, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको सातों सॉल्व करके यहाँ पर मुझे बताना है कैसे यहाँ पर सातों क्या हो पाएगा। चलिए तो ट्राई करते हैं सातों, हम लोग कोशिश करते हैं शायद हम लोगों से ये सवाल बहुत आराम से हो जाए। चलिए तो सबसे पहले सातों ये लिख लेते हैं, जैसे कि 63 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, 7 6 लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है। अब सातों हम लोग यहाँ पर फिट कर लेते हैं नंबर। जैसे कि भाग है, भाग तो लिखेंगे नहीं, भाग का मतलब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है प्लस का मतलब सातों भाग है तो भाग लिखेंगे, माइनस है माइनस का मतलब गुणा है और गुणा है गुणा का मतलब प्लस। अब इसको सॉल्व करिए और देखिए इन ऑप्शन में से क्या आपका आंसर आता है। देखिए सबसे पहले भाग सॉल्व होती है तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूना 14 12 आ गया, गुणा 6 आपका हो जाएगा, प्लस आपका 48 और माइनस आपका 63 हो जाएगा। 12 छंग कितने होते हैं? 12 छंग कितने होते हैं साथियों? 72 होते हैं, तो 72 यहां पर आ जाएगा, 72 प्लस 48 और माइनस 63। अब आप साथियों क्या करेंगे? अब आप इसको कैलकुलेट करा, देखिए प्लस का 63 है, प्लस का 48 है, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 111 आ जाएगा। 111 में से साथियों आपको 72 को घटाना चाहिए, ठीक है ना? तो 111 में से साथियों अगर आप 72 को घटाते हैं तो आपके सामने कितना आ जाएगा? तो आपके सामने देखिए ये 11 है, 11 में से 2 घटेगा 9, ये 10 हो गया, अब 3 यानी कि 39 आ जाएगा। तो 39 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। आपके एग्जाम में आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें नंबर्स लिखे होंगे, आपसे कहा जाएगा इसमें से विषम पद चुनिए। विषम का मतलब क्या होता है? सबसे अलग पद, सबसे भिन्न पद चुनिए। तो कौन सा सबसे अलग आपको लग रहा है? देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं ना 216 की, तो ये 6 का क्यूब है, यानी कि 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 छंग 216 होता है, 6 का क्यूब है ये। अगर हम 8 की बात करते हैं तो ये 2 का क्यूब है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 का क्यूब हो गया।
5 के 125 की बात करते हैं तो ये 5 का क्यूब है, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि ये 5 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन 65 की अगर बात करते हैं तो ना ये 2 का, ना 3 का, 4 का, अगर हम 4 का क्यूब भी करें तो साथियों कितना होता है, 64 आता है। लेकिन ये 65 है तो ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार आपको सवाल दिया जाएगा कि किसी घड़ी यानी कि कोई घड़ी है उसमें कुछ समय हो रहा है, जैसे कि 7:30 उसमें समय हो रहा है। मैं आपको बता दूं साथियों, 1 सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए कोई घड़ी है ना, कोई घड़ी है, 7 यहाँ पर बजता है और 6 यहाँ पर, यानी कि 7:30 तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई साथियों यहाँ पर होगी। तो ये 7:30 जो बज रहा है ना, तो यानी कि उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, एक सूत्र होता है। कभी भी अगर आपको घड़ी का कोई भी समय दिखे और आपसे कहा जाए घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का सूत्र, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका एक सूत्र होता है, वो आप लोग याद रखेंगे। आपको करना है साथियों 30 गुणा घंटे और डिफरेंस और 11/2 मिनट, यानी कि जहां पर घंटा लिखा हुआ है वहां पर आपको घंटे लिख देना है। जैसे कि 7 बजकर तो 7 घंटे हो जाएगा, तो 30 गुणा 7 हो जाएगा, डिफरेंस 11/2 है। मिनट कहां पर है, मिनट 30 मिनट है तो 30 आपका आ जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 7 की 30 से करोगे 210 आ जाएगा, माइनस से 2 को कट करोगे तो 15 आ जाएगा साथियों। 15 की गुणा 11 से कर दीजिए, 15 की गुणा 11 से साथियों हमने कर दी तो 165 आ गया। तो बस आपको 210 में से 165 को घटाना होगा और आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। तो 45 डिग्री का कोण बनेगा जब घड़ी की सुइयां 7:30 बजाएंगी। तो आंसर आपका अगर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए साथियों, जैसे कि 77 है, 86 है, उसके बाद 104 है, उसके बाद 140 है, फिर 212 है। तो आपको अगला नंबर बताना है कि भैया अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, क्या इसमें लॉजिक लगा है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, मुझे बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप 77 से 86 पर जाएंगे तो मैं कहूंगा 9 यहाँ पर बड़ा है। आप 86 से 104 पर जाएंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर 18 बड़ा है, और 104 से 140 पर जाएंगे तो सीधा सीधा 36 बड़ा है, और आप 140 से 212 पर जाएंगे तो यहाँ पर साथियों कितना, 7, ठीक है, यानी कि 72 बड़ा है। तो यहाँ पर अब कितना बढ़ेगा, अब आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, एक नई सीरीज बन गई 9, 18, 36, 72 की। कैसे, 9 का डबल होता है 18, 18 का डबल होता है 36, 36 का डबल होता है 72, 72 का डबल जो होगा वो यहाँ पर आएगा। तो 72 का डबल कितना होता है साथियों, 144 होता है, यानी कि 144 यहाँ पर आएगा। यानी कि 77 में 9 जोड़ा तो 86 है, 86 में 18 जोड़ा तो ये आया, 104 में 36 जोड़ा तो 140 है, 140 में 72 जोड़ा 212 है, 212 में 144 जोड़ोगे तो ये नंबर आंसर वाला मिल जाएगा हमें। कितना हो जाएगा साथियों आपका, ये 356 हो जाएगा। क्या 356 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होगा लेकिन इसमें पिछले वाले सवाल से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तो मुझे भी नहीं पता है। 173 है, 151 है, उसके बाद 130 हो गया है, उसके बाद 110 हो गया है, और फिर साथियों 91 हो गया है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, ये एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर बता देंगे। देखिए साथियों, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं 173 से 151 हुआ है, कितना घटा है, मैं कहूंगा साथियों 22 घटा है। 151 से 130 हुआ है तो यहाँ पर 151 से 130 हुआ है तो कितना घटा है, 21 घटा है। 130 से 110 हुआ है साथियों, यहाँ पर 20 घटा है आपका। 110 से यहाँ पर 191 हुआ है साथियों, 19 घटा है। अब कितना घटेगा ये आप लोग यहाँ पर बता, देखिए 22, 21, 20, 19 तो बच्चा बच्चा बता देगा, अब 18 घटेगा। तो 91 में से साथियों आपको 18 घटाना है, कितना बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 हो जाएगा साथियों, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये 8 हो गया है तो अब 7 यानी कि 73 यहाँ पर आ जाएगा। 73 ऑप्शन में भी होना चाहिए तो 73 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। किसी कोड भाषा में POLITICAL को ऐसे करके कुछ लिखा जाता है, मुझे नहीं समझ में कैसे क्या यहाँ पर लॉजिक लगा है। SOCIAL को भी लिखा जाएगा, तो यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए ये बात आपको यहाँ पर देखकर मुझे बताने। देखिए मुझे इतना पता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पी से अगर यहाँ पर क्यू बना है तो पी होता है 16 पर और क्यू होता है साथियों 17 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, एल होता है साथियों 12 पर, एम होता है 13 पर। यानी कि मुझे तो ये लग रहा है कि भैया एक बड़ा है, सबसे पहले एक बड़ा, फिर एक घटा, फिर एक बढ़ाया, फिर एक घटा, फिर एक बढ़ाया, फिर एक घटा, ऐसे चल रहा है। तो इसमें भी यही लॉजिक देखते हैं, एक बड़ा है तो इसके बाद क्या आता है साथियों, टी आता है, और टी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब एक घटेगा तो एन आ जाएगा, देखिए एन यहाँ पर है, एक बढ़ेगा तो डी आ जाएगा, देखिए डी यहाँ पर है। अब एक बड़ा तो एक घटेगा एच आ जाएगा, एक बढ़ेगा बी आ जाएगा, एक घटेगा के आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपसे कह रहे हैं कि कुछ पैसे रुपए हैं, तो मान लीजिए साथियों ये हमने क्या बना लिए, ये हमने पैसे बना लिए, कुछ पैसे रुपए हैं तो इतने पैसे क्या हो जाएंगे साथियों, उतने पैसे रुपए हो जाएंगे। कह रहे कि सभी रुपए क्या है साथियों, सभी रुपए यहाँ पर क्या है, सभी रुपए धन है। कह रहे कि कोई धन जल नहीं है, तो ये कोई धन जो होगा साथियों ये क्या नहीं हो सकता, ये जल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कट लगा दिया है। अब निष्कर्ष आपके सामने, आपसे कह रहे हैं कि कुछ रुपए जल हैं। देखिए भैया रुपए कहाँ पर है, रुपए ये हैं और जल ये हैं। तो जब कोई धन जल नहीं हो सकता
और कोई जल धन नहीं हो सकता, तो कुछ रुपए जल कैसे हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ धन जल है, क्या कुछ धन जल है, मना किया गया है, कोई धन जल नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला सातों नंबर सीरीज वाला सवाल है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर पता है क्या, नंबर देखिए कितनी एकदम से उछाल मार रहे हैं। जैसे कि 11 से 33 हुआ, फिर 33 से 99 हो गया, फिर 99 से 297 हो गया। तो अगर नंबर बहुत तेजी से उछाल मारे तो आपको क्या लगाना है, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इस नंबर से 2773 हो गया, भाई साहब क्या बला है, क्या किया गया इसमें साथियों, मैं आपको अगर नंबर बहुत तेजी से उछाल मार रहा है तो वहां पर साथियों गुणा लगाया गया, गुणा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि 11 से 33 बनाया गया है तो 3 से गुणा कराई गई है, 33 से 99 बनाया गया है तो 3 से गुणा कराई गई होगी। क्या 99 की गुणा अगर 33 से कराएं तो क्या 297 आता है? देखिए बिल्कुल 297 आता है। यानी कि अब 297 की गुणा ही हमें 3 से करानी होगी। तो 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, 3 नीम आपका 18 हो जाएगा, 18 19 20 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 8, यानी कि 801 यहाँ पर आ जाएगा। कितना? 801 तो यहाँ पर है नहीं। देखिए कोई दिक्कत होगी क्या जरा? 297 आया है ना, 297 है ये। 3 से गुणा कराएंगे, 3 सत्ते 21, अच्छा 9, हो 3 छंग, मैंने 3 छंग 18 इसको पढ़ लिया साथियों, कोई दिक्कत नहीं। 297 की गुणा 3 से, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 नीम 27 हो, 27 28 29 होगा ये, और 2 लगेगा, 3 दूना 6 7 8, 891 आएगा भाई साहब। 891 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका। आपसे कहा जा रहा है सातों 87 सबसे पहले है, फिर 91 है, फिर उसके बाद 94 है, फिर उसके बाद 98 आ गया है, और फिर 101 आ गया है। तो आपको ये बताना है कि अगला, यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि 87 से 91 हुआ है, यानी कि 4 बड़ा है। यहाँ पर सातों 3 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अब 4 बढ़ेगा तो 105 यहाँ पर आ जाएगा। 105 कहाँ पर है सातों, ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी वाले में। आपसे कह रहे हैं कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41वीं है, ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। देखिए एक पंक्ति है, इसमें टोटल 60 नाम लिखे हुए हैं। कहने की कोई लड़का है छात्र बी, इसकी रैंक योग्यता क्रम में नीचे से, यानी कि अगर इसको नीचे से देखते हैं ना तो ये 41वें नंबर पर आता है बी। तो कहने की ऊपर से अगर इसको काउंट करेंगे तो ये कौन से नंबर पर आएगा, बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। और ऐसा सवाल आता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जो 2 नंबर आपको दे रखे इनको दोनों को घटा देना होता है और उसमें 1 जोड़ देना होता है। तो दोनों को घटाइए और फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से इसकी रैंक क्या होगी। तो 60 में से, है ना, क्या 60 में से 41 को साथियों घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 प्लस 1 कितना होता है, 20 होता है। तो उसकी रैंक ऊपर से 20वीं होगी। 20 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। निर्देश आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है साथियों, ये कुछ नहीं है, कथन आपको यहाँ पर दे रखे हैं और निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में तलाक लेना बहुत सरल, यानी कि जो ब्रिटेन देश है ना, ब्रिटेन में तलाक लेना बहुत सरल है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते हैं, हाँ अच्छा। भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए ब्रिटेन जाना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा कि भाई भारतीय, अगर ब्रिटेन में तलाक लेना देना आसान है तो भारत के लोग तलाक लेने के लिए ब्रिटेन जाए, ये तो सरासर गलत है। लेकिन ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, ब्रिटेन के लोग बहुधा तलाक लेते, तो पहला वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि 18 है, 23 है, 32 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद यहाँ पर सातों 46 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार आप लोग देखकर मुझे बताइए। चलिए साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितना बड़ा है भाई साहब, 5 बढ़ा दिया गया। 23 से 32 हुआ है तो यहाँ पर 9 बढ़ा दिया गया। 32 से 37 हो गया तो यहाँ पर 5 बढ़ा दिया गया। 37 से 46 हुआ है, 9 बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा ये आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए। देखिए अब इसको देखिए, 5 9 5 9 5 9, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा साथियों, 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब 5 आप लोग 46 में आपको क्या बढ़ाना है साथियों, 46 की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो 5 बढ़ा दीजिए। 46 और 5 कितना होता है, 51 होता है। तो 51 यहाँ पर आ जाएगा और 51 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ में है, सर्किल में है ना। वो काली कारें हैं, जैसे कि 5 14 13 ये काली कारें हैं। जो लाल कारें हैं वो चौकोर टाइप में, यानी कि वर्ग में है, स्क्वायर में है लाल कारें, जैसे कि 8 14 5 6 ये लाल कारें हैं। जो ट्रायंगल में है, त्रिभुज में है, वो नीली कारें, जिसके 7 6 5। अब सवाल कई तरीके से आपसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो कि काली कार भी है, नीली कार भी है, लाल कार भी है। तो मेरे हिसाब से जो 5 होगा ना, वो देखिए ट्रायंगल में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। यानी कि 5 जो है वो नीली कार भी है, लाल कार भी है, काली कार भी। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिर्फ काली कार वाला नंबर कौन सा है, तो देखिए 13 नंबर सिर्फ काली कार वाला नंबर है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि
काली कार वाला नंबर ना हो और नीली कार वाला नंबर हो और लाल कार वाला नंबर हो तो साथियों आपका आंसर 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है लाल कारें हैं, कितनी लाल कारें हैं। लाल कारें की अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ। लाल कारों की अगर हम बात करते हैं, लाल कारें किधर हैं भाई साहब, लाल कारें जो है ना ये है, इसमें वर्ग में है साथियों लाल कारें। तो 5 और 6 11 है ना, या 14 और 6 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और आपका 33 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 33 कुल मिला के लाल कारें हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। डायरेक्शन से भी सातों सवाल आपके पूछे जाते हैं, है ना, डायरेक्शन से भी 2 से 3 सवाल तक पूछे जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो सातों बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए भाई, और जैसे जैसे इसमें होता कुछ नहीं, लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, बल्कि है इसमें कुछ नहीं साथियों, बहुत आराम से इसको अभी हम लोग कर लेंगे। बस जितना जितना कहा जाए उतना उतना आप लोग करते जाइएगा। आपसे यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो आपसे कहा जा रहा है कि जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। ठीक है भैया, जेड की अगर हम बात करते हैं, जेड का घर जो है ना ये पी के घर के दक्षिण में है। तो पी का घर किधर हो जाएगा साथियों, पी का घर सातु यहां पर हो जाएगा, पी के घर के दक्षिण में है सातु जेड का घर और 45 मीटर दूरी पर है। उसके बाद कहने के जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। तो अभी हमें सिर्फ उस लाइन को टच करना है जिसमें जेड या पी का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जेड का जिक्र किया गया है, कहने के जेड के घर से 30 मीटर पश्चिम में क्यू का घर है। तो कोई दिक्कत नहीं सातु, जेड के घर का पश्चिम ये हो जाएगा, इधर को क्यू का घर होगा और ये कितनी दूर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए अब देखिए, अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जे एच इसमें नहीं है तो अभी रुक जाइए। इसको देखिए साथियों, एम का घर पी के घर के 50 मीटर उत्तर में है। ठीक है, तो एम का घर जो है ना 50 मीटर दूर उत्तर में है, तो साथ एम का घर आपका ये हो जाएगा और 50 मीटर की दूरी हो जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि एच का घर एम के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, यानी कि एम के घर से पश्चिम ये होगा, एम के घर से पश्चिम में 30 मीटर की दूरी पर एच का घर है, यानी कि एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। कह रहे कि क्यू के घर के संदर्भ में, अच्छा एक चीज बची, ये जे का घर एच के घर के 50 मीटर दक्षिण में है, यानी कि एच का एच के घर से 50 मीटर, तो यानी कि इतनी दूरी पर है ना। किसका घर है, जे का घर है, जे यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने कि क्यू के संदर्भ में, यानी कि क्यू के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में है, तो जे का घर किस दिशा में, जे इस तरफ है, यानी कि जे का घर उत्तर दिशा में है। और ये दूरी भी आपसे पूछी जा रही है, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगी, यानी कि 45 मीटर और उत्तर दिशा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल कहने के ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदी हैं, उन्हें 20 रुपए प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया है, कुल लाभ प्रतिशत की गणना करिए। इतनी सी बात आपको बताना है। सवाल बहुत शानदार है, बहुत जानदार है और ऐसा सवाल एक ना एक सा तो आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस सवाल को आप लोग देखते रहिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 चीजों की बात की है। एक तो क्रय मूल्य, यानी कि जो चीजें आपने खरीदी हैं और आपने फिर उनको बेचा भी है, यानी कि विक्रय मूल्य, आपने जो चीजें यहाँ पर सातों बेची। 2 चीजों की यहाँ पर बातचीत की गई। देखिए आपसे कहने के 10 पानी की बोतलें 18 रुपए, एक बोतल अगर 18 रुपए की है और 10 पानी की बोतलें आपने खरीदी हैं, तो मैं कहूंगा 10 गुणा 18 कितना हो जाएगा, 180 रुपए का सामान आपने बोतलें खरीदी हैं, यानी कि 20 प्रत्येक, यानी कि 20 रुपए में बेच दी है, यानी कि आपने 20 रुपए की एक बोतल बेची है। बोतल आपने 10 बोतलें खरीदी थी तो कितने की बिकी है, 200 रुपए की आपने बेच दी है। सिंपल सी बात है, आपने कोई चीज मतलब बोतलें 180 रुपए की खरीदी है और 200 रुपए की बेच दी है, तो जाहिर सी बात है आपको 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो बस इसी लाभ को आपको प्रतिशत में बदलना होगा। लाभ को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य आपका 180, तो 180 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि 100/9 यहाँ पर आ चुका है। तो इसको अगर हम सातों यहाँ पर कट करेंगे तो कैसे हो पाएगा, देखिए 10 है मतलब 100 है ये, तो 9 एकम 9 होगा, है ना, कितना जाएगा, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पर बचा है 1, तो वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 9 से कट कर रहे थे 9 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9 का प्रॉफिट हुआ है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, 11 सही 1/9, ऐसा हम लोग ऑप्शन नंबर सी में मान लें, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई इस वजह से साथों ये नहीं हो पाया है। चलिए तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी था तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही था। अगले नंबर का सवाल अब आप लोग देख लीजिए और बता दीजिए आपके सवाल। एक सेकंड इसको ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, यानी कि एक थैला है 32 किलोग्राम का और इस 32 किलोग्राम का जो थैला है चीनी का ये 24 रुपए प्रति किलो, यानी कि 24 रुपए प्रति किलोग्राम का हिसाब है। और एक दूसरा थैला है 24 किलोग्राम चीनी का, ये 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा, बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। अगर ऐसा सवाल आए तो सिंपल सी काम आपको करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर बात करते हैं साथों यहाँ पर 24 रुपए का हिसाब, 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाली जो चीज है ये कितने किलो है, मैं कहूंगा 32 किलो है, ये हो गया। अब
31 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीज कितनी है, 24 किलो है। इन दोनों को गुणा करके इनको जोड़ दीजिए। अब देखिए एक तो थैला 32 किलोग्राम का है तो 32 किलोग्राम, एक थैला 24 किलोग्राम का है तो 24 किलोग्राम। इन दोनों को आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले साथों आप क्या कराएंगे, आप यहाँ पर कराएंगे गुणा कराएंगे, है ना। जैसे कि 24 की 32 से गुणा कराएंगे तो 24 की 32 से गुणा कराएंगे, साइड में आप करा लेंगे, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 31 की 24 से कराएंगे उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, 31 की 24 से गुणा मैंने करा दी, 744 यहाँ पर आ गया और इन दोनों को जोड़ दिया, 4 2 6 हो गया और ये 5 हो गया। इनको आप कैलकुलेट करा देंगे, 768 744 को जोड़ लीजिए, 4 8 12 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 और 11 हो जाएगा और आपका 7 7 14, एक आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, है ना। चलिए तो अब आप इसको साथों क्या करा लीजिए कैलकुलेट, 2 से अगर कट कराएं तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 2 से कट कराएं तो नीचे 14 आ जाएगा, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कट कराएं तो 7 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 हो जाएगा, 7 से कट हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 4 लग जाएगा 9 में तो 7 7 49, यानी कि 27 मिश्रण का मूल्य जो होगा वो 27 रुपए प्रति क्विंटल होगा, 27 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। और ऐसे देखिए 3 सही 6/7 है और यहाँ पर भाग है। उसके बाद साथों 5 सही 1/7 है, गुणा 3 सही 1/2 है और फिर भाग है, और 5 सही 1/4 है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको साथियों कैलकुलेट करके मुझे बताना है कैसे यहाँ पर क्या होगा। देखिए साथियों सिंपल सी बात है, अगर आप देखिए सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना। देखिए अगर कहीं पर लिखा है 3 सही 6/7 तो इसको आप कैसे करोगे साथियों, 7 नीचे वाले की गुणा इससे कराओगे, 7 तियां 21, 21 में ये नंबर जोड़ दोगे, 21 में जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, तो 27/7 इसकी जगह पर आएगा, तो 27/7 मैंने इसकी जगह पर लिख लिया। अब देखिए साथियों, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा साथियों यहाँ पर देखिए हम करते हैं क्या है, आखिर कभी भी अगर भाग लिखा होता है ना और तो भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि अगर 1/2 यहाँ पर आया है गुणा के बाद तो इसको फिर हम 1/2 नहीं बल्कि 2/1 रखते हैं। तो पहले देखते हैं साथ, तो इसका आता क्या है, 7 पंजे 35, 35 1 36, तो 36/7 आएगा। लेकिन 36/7 नहीं लिखेंगे हम, 7/36 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भाग की जगह पर गुणा हमने लगाई। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये कट जाएंगे बहुत आराम से। इतनी बात क्लियर है। गुणा 2 3 6 और एक 7/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए भाग है तो भाग को हम गुणा में बदल लेंगे, 4 पंजे 20 और एक है 21/4, लेकिन 4 बटे यहाँ पर 21 हम लोग लिख देंगे। इसको सॉल्व देखिए, 7 से 7 कैंसिल, 9 3 27, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, है ना। 2 से कट होगा ये 4 आ जाएगा, 7 से कट होगा 3 आ जाएगा। अब क्या क्या है देखिए साथियों, 3 गुणा 2 है ना, और 4 गुणा 3 यही तो है ना, 4 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 यहाँ पर आ गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1/2 कहाँ पर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में हो, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।